आज हम लोग 8वें चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंतर्गत प्रतिरक्षा टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कौन सी टॉपिक? प्रतिरक्षा टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं, मानव का शरीर प्रतिदिन रोगाणुओं के संपर्क में आता रहता है, जिनमें से कई सारे रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। किंतु हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रतिरक्षा या विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, जो रोगाणुओं को मृत करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी अति विशिष्ट तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसी अति विशिष्ट तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहलाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहलाता है। समझ में आ रहा है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। वैज्ञानिक एमिल वान बेयरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आने वाली वह सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा कहलाती हैं। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। नोट करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आने वाले वह सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा कहलाती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत शरीर के ऐसे कई सारे अंग आते हैं जो रोध उत्पन्न करके रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली, नंबर 1, सहज प्रतिरक्षा। इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा या इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं सहज प्रतिरक्षा की। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा
सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है जो हमें जन्म के साथ प्राप्त होती है, इसीलिए इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अविशिष्ट प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, जो बच्चों को जन्म के समय माता पिता से प्राप्त होती है। इसे प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, जो हमें जन्म के समय प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत कई सारे अंग भाग लेते हैं जो रोगों से लड़ने में हमारी सुरक्षा करते हैं, और उन अंगों को हम अवरोधक अंग कहते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी सहज प्रतिरक्षा में भाग लेने वाले कुछ अवरोध होते हैं। वह अवरोध जो हमारे शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश होने से रोकते हैं, और जो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उन्हें मृत कर देते हैं। उसके लिए कुछ अंग होते हैं। वह अवरोध निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, शारीरिक अवरोध फिजिकल बैरियर्स में मुख्य रूप से त्वचा और श्लेष्मा आती हैं। क्या आती हैं? त्वचा यानी स्किन और श्लेष्मा यानी म्यूकस आती हैं। सबसे पहले त्वचा को देखते हैं। त्वचा के बारे में जब हम बात करेंगे तो त्वचा शरीर की सबसे आउटर मोस्ट परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। दूसरी आती है श्लेष्मा। त्वचा जो होती है हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति भी कहलाती है। प्रथम सुरक्षा पंक्ति क्योंकि यही सबसे पहले रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। उसके बाद आती है श्लेष्मा। हमारे शरीर के नासा मार्ग, मुख मार्ग, श्वसन मार्ग की श्लेष्मा ग्रंथियों से श्लेष्मा म्यूकस स्रावित होता है। इसी म्यूकस में रोगाणु चिपक जाते हैं और शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार त्वचा और श्लेष्मा हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा नंबर है कार्यकीय अवरोध के। कार्यकीय अवरोध अर्थात फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। कार्यकीय अवरोध जिसे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत हमारे आमाशय के अंतर्गत पाई जाने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मुंह में पाया जाने वाला लार, आंखों में पाया जाने वाला आंसू और कान में पाया जाने वाला कर्णमोम आते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना स्ट्रांग अम्ल होता है जिसमें कोई भी जीवाणु, विषाणु या कवक यदि प्रवेश कर जाए तो वो बच नहीं सकता। अर्थात हमारे आमाशय में पाया जाने वाला HCl इन सभी को गलाकर नष्ट कर देता है और रोगों से लड़ने में सुरक्षा करता है। दूसरी बात आती है हमारे मुख में पाया जाने वाला लार। लार में आप सभी को मालूम है लाइसोजाइम नामक एक पदार्थ पाया जाता है, या इसे हम कह सकते हैं एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन है, जो भोजन के साथ
या मुख में आए रोगाणुओं को पूरी तरह गलाकर नष्ट कर देता है, मृत कर देता है, लाइसोजाइम। ठीक उसी प्रकार हमारे आंख से निकलने वाले आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, जो आंखों की सफाई करता है, साथ में आंखों में आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करता है। और कर्ण मोम, कान में पाया जाने वाला मोम जिसे हम ईयर वैक्स कहते हैं, कर्ण मोम या ईयर वैक्स, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम सामान्य रूप से सेरुमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरुमन। सेरुमन कान के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को अपने मुंह में चिपकाकर मृत कर देता है। इस तरीके से हमारा रोगों से रक्षा करता है। तीसरा आता है कोशिकीय अवरोध। ये हम सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अविशिष्ट यानी सहज प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात मिलती है। तीसरी बात होती है सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत कोशिकीय अवरोध। कौन सा अवरोध है? कोशिकीय, सेलुलर बैरियर से कोशिकीय अवरोध। सेलुलर बैरियर। सहज प्रतिरक्षा तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अवरोध है या सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कोशिकीय अवरोध। अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र का कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध के तहत शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं आती हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से WBC कह लेते हैं, स्वायत्त रक्त कणिकाएं। आप लोगों को पता होगा कि संक्रमण की अवस्था में हमारे शरीर में स्वायत्त रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। स्वायत्त रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इन्हीं स्वायत्त रक्त कणिकाओं में से एक होती है न्यूट्रोफिल्स। ये होती है कणिका में स्वायत्त रक्त कणिकाएं यानी न्यूक्लिएटेड स्वायत्त रक्त कणिकाएं जो होती हैं न्यूट्रोफिल्स होती हैं। यह शरीर के अंदर प्रवेश किए हुए रोगाणुओं को भक्षण क्रिया के द्वारा नष्ट करती हैं, यानी ये रोगाणु को भक्षण कर लेती हैं, खाक कर नष्ट कर देती हैं। दूसरा इसी में आता है बृहद भक्षाणु। बृहद भक्षाणु जिसे हम मैक्रोफेजेज कहते हैं। बृहद भक्षाणु या मैक्रोफेजेज ये भी स्वायत्त रक्त कणिकाएं मोनोसाइट्स का रूपांतरित अवस्था होती है। स्वायत्त रक्त कणिकाएं मोनोसाइट्स की रूपांतरित अवस्था होती है जो बड़े बड़े रोगाणुओं को भक्षण करके उनको नष्ट करती है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। सहज प्रतिरक्षा में अगला और चौथा आखिरी अवरोध होता है साइटोकाइनिन अवरोध। अगला अवरोध है साइटोकाइनिन। चौथा अवरोध है क्या है? साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन बैरियर आप लोगों ने इंटरफेरॉन का नाम बहुत बार सुना होगा, इससे पहले भी सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन अब आप लोग जानिए कि साइटोकाइनिन अवरोध में ही इंटरफेरॉन मुख्य भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन एक प्रकार की विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जब विषाणु से कोई कोशिका संक्रमित होती है, विषाणु से संक्रमित कोशिका अपने चारों तरफ एक इंटरफेरॉन नामक अपने चारों तरफ
इंटरफेरॉन नामक ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ये इंटरफेरॉन नामक ग्लाइकोप्रोटीन आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रतिरक्षी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाता है। ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा साइटोकाइनिन और रोग के अंतर्गत जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है, टूट फूट होती है या कोई हमें जहरीला कीट काट लेता है, तो जब वो रोगाणु और विषैला पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ता है तो हमारे शरीर के कुछ मैक्रोफेजेज और साथ में संयोजी ऊतक की कोशिका मास्ट कोशिका से हिस्टामीन नामक एक प्रोटीन स्रावित होता है। हिस्टामीन नामक एक प्रोटीन पदार्थ स्रावित होता है। ये हिस्टामीन नामक प्रोटीन पदार्थ उस विषैले पदार्थ के साथ मिलकर वहां पर उपस्थित जितने भी रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनमें रक्त के बहाव को बढ़ा देता है। वहां कोशिकाओं की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे उस स्थान पर सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है और उस स्थान का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण वो उन रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं या उन्हें वहीं पर किल कर देती हैं। इसी को कहते हैं शोथ एवं प्रदाह प्रक्रिया। शोथ एवं प्रदाह प्रक्रिया, शोथ प्रदाह प्रक्रिया यानी सूज जाना और वहां पर गर्म हो जाना, उस प्रक्रिया को शोथ प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। तो ये 3-4 चीजें आपको सहज प्रतिरक्षा के तहत सुरक्षा प्रदान करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले था कि फिजिकल बैरियर, दूसरा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा था सेलुलर बैरियर्स और चौथा साइटोकाइनिन बैरियर। ये चारों बैरियर मिलके हमें सहज प्रतिरक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये चारों बैरियर हमको सहज प्रतिरक्षा उपलब्ध कराते हैं। अब बात आती है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा या इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रतिरक्षा की खास बात होती है कि यह प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है, विशिष्ट होती है, स्मृति पर आधारित होती है और अपने जीवन काल में अर्जित की गई होती है। जीवन काल में अर्जित की गई होती है, विशिष्ट होती है, स्मृति पर आधारित होती है और जीवन काल में अर्जित होती है, रोग विशिष्ट होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा जिसे या तो हम किसी संक्रमण के प्रति या किसी टीके के द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये रोग विशिष्ट होती है और स्मृति पर आधारित होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जब किसी रोग के संक्रमण में संपर्क में आती है तो सबसे पहले बहुत धीमी गति से अनुक्रिया करती है, जिसे हम प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रिया। लेकिन जब ये अनुक्रिया सफल हो जाती है, जब ये अनुक्रिया सफल हो जाती है, तब दोबारा उसी रोग के संक्रमण होने पर यह अनुक्रिया बहुत ही
तीव्र गति से होती है और उन रोगाणुओं को बड़ी तीव्र गति से मारते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक अनुक्रिया में उन रोगाणुओं के प्रति लड़ने वाली कोशिकाएं स्मृति कोशिकाओं के रूप में संरक्षित हो जाती है, मेमोरी सेल के रूप में। तो दोबारा जब संक्रमण होता है तो वही कोशिका बहुत तीव्र गति से उन रोगाणुओं को मारती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है। दूसरा, उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। विशिष्ट में ये रोगजनक होती है। विशिष्ट रोग यानी ये विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, यानी अलग अलग रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता रखती है कि ये रोगाणु कवक है या ये विषाणु है या जीवाणु है, यानी रोगों में विभेद करने की क्षमता रखती है, विशिष्टता रखती है कि यह फला रोग है। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी विशिष्ट प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा की खासियत होती है कि ये अपने और पराये में भेद करती है। अपने पराये में भेद करना जानती है। ये अपने पराये में भेद करके रोगाणुओं को मारती है, यानी ये तय करती है कि ये अपनी कोशिका है और ये बाहर से आया हुआ रोगाणु है। उनमें से ये किसी एक कोशिका को जो बाहर से आया होता है उसे किल कर देती है और अपनी कोशिका को सुरक्षित रखती है। उपार्जित प्रतिरक्षा में दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। बी कोशिकाएं, जिसे हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं टी कोशिकाएं, जिसे हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। आप लोगों ने लिम्फोसाइट नाम सुना होगा क्योंकि ये लिम्फेटिक टिश्यू में पाई हैं, इसलिए इन्हें हम बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं कहते हैं। इन दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था में इनका निर्माण यकृत और थाइमस ग्रंथियों में होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और अस्थिमज्जा में ही इनका मैच्योरेशन होता है, इसलिए हम इन्हें बी लिम्फोसाइट कहते हैं, अर्थात बोन मैरो लिम्फोसाइट। जबकि टी लिम्फोसाइट का निर्माण या टी कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन इनका परिपक्वन मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथियों में होता है, इसीलिए इन्हें हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी लिम्फोसाइट को कहते हैं हम ह्यूमोरल मध्यस्थ प्रतिक्रिया, ह्यूमोरल मध्यस्थ प्रतिक्रिया, या इन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि ये तरल माध्यम में कार्य करती हैं। जबकि टी कोशिकाओं को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका मध्यस्थ प्रतिक्रिया। कोशिका मध्यस्थ प्रतिक्रिया। अब आप इन्हें समझें बी और टी लिम्फोसाइट के फंक्शन के बारे में। ये बी और टी लिम्फोसाइट्स उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। बी लिम्फोसाइट जब रोगाणु का संक्रमण होता है, जब रोगाणु, विषाणु, जीवाणु या कवक का शरीर में संक्रमण होता है, शरीर में ये प्रवेश करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स इनसे चिपक जाती है। और जब बी लिम्फोसाइट रोगाणुओं से चिपकती है तो ये क्या होती है? सक्रिय होकर दो प्रकार के बी कोशिकाओं को बनाती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा बी कोशिकाएं, प्लाज्मा बी कोशिका, प्लाज्मा बी सेल्स, और दूसरा कहते हैं
स्मृत बी कोशिका यानी मेमोरी बी सेल, स्मृत बी सेल और प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स लाखों की संख्या में तैयार हो जाते हैं और आपको पता है कि प्लाज्मा बी सेल्स को ही हम प्रतिरक्षी फैक्ट्री कहते हैं, जो प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल तीव्र गति से एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और ये एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश किए गए रोगाणुओं को मार के शरीर को रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि स्मृत बी सेल याददाश्त कोशिकाओं के रूप में, स्मृत कोशिकाओं के रूप में वहां पर संग्रह संचित हो जाता है, जो लगभग 4 से 5 साल तक सक्रिय रहता है, जो लगभग 4 से 5 साल तक सक्रिय रहता है। ये स्मृत बी सेल जब पुनः उन्हीं रोगाणुओं का आक्रमण होता है तो पहले से मौजूद इन्हीं प्रतिरक्षियों को एक्टिव कर देता है, ताकि और अधिक प्रभावशाली ढंग से उन रोगाणुओं के साथ मुठभेड़ हो सके और उनको मारा जा सके। अब बात आती है टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल की, जो कोशिका मध्यस्थ प्रक्रिया होती है। टी लिम्फोसाइट्स भी जब शरीर में रोगाणु यानी जीवाणु, विषाणु, कवक प्रवेश करते हैं तो यही टी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर 4 प्रकार की टी कोशिका बनाती हैं। 4 प्रकार की टी कोशिका बनाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं घातक टी कोशिका, घातक टी सेल्स। फिर कहते हैं हम इन्हें हेल्पर टी सेल्स, सहायक टी कोशिका। फिर कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स, यानी दबाव युक्त टी कोशिका। और चौथा होता है मेमोरी टी सेल्स, यानी स्मृति टी कोशिका। अब आप देखिए ये चारों प्रकार की टी कोशिकाएं किस प्रकार से रोगों से लड़ती हैं। टी सेल्स डायरेक्ट कभी रोगाणुओं पर हमला नहीं करती हैं, डायरेक्ट रोगाणुओं पर हमला बी सेल्स करती हैं। टी सेल्स हमेशा उनको सहायता उपलब्ध कराती हैं। टी सेल्स, घातक टी सेल्स कुछ परिस्थितियों में रोगाणुओं के ऊपर हमला करके उन्हें मारती हैं, जबकि हेल्पर टी सेल्स बी सेल के साथ जुड़कर उनके और अधिक उत्पादन को बढ़ावा देती हैं, जिससे बी सेल्स और अधिक उत्पादित हों और रोगाणुओं को मार सके। तीसरा होता है सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स का काम ही होता है सप्रेस करना, कौन सी, बी और टी दोनों कोशिकाओं को सप्रेस करना। क्यों, आपको पता होना चाहिए, जब हमारा शरीर रोगाणुओं के संक्रमण से मुक्त हो जाता है तो कम से कम इन सक्रिय हुई कोशिकाओं को कोई रोकने वाला भी तो चाहिए। तो ये सप्रेसर सेल इन्हीं टी सेल और बी सेल की सक्रियता को रोककर सामान्य अवस्था में लाता है कि अब संक्रमण खत्म हो गया। और मेमोरी टी सेल्स का काम होता है क्या, कि स्मृत कोशिकाओं के रूप में ये भी संचित हो जाएं, ताकि भविष्य में जब किसी अन्य रोग का या इन्हीं रोगों का आक्रमण हो तो बिना देरी करे प्रभावशाली ढंग से मुठभेड़ कर सकें और शरीर को रोगाणुओं से मुक्त करने में मदद कर सकें। तो इस तरीके से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मुख्य रूप से 2 भागों में सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा बटी होती है। सहज जन्मजात की, उपार्जित हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। थैंक यू।